डियर स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा है मनी, और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था मेजरमेंट ऑफ मनी का एक M1 पार्ट कर लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा ये चैप्टर भी मनी कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो आज हम करेंगे। ठीक है, हम कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, कि मनी की जो मेज़रमेंट है सप्लाई की वो कैसे की जाती है। उसमें आपको बताया था मैंने टोटल 4 पॉइंट्स थे हमारे, M1, M2, M3 और M4। हमने M1 कंसेप्ट कर लिया था। आप सबको मैंने बताया था जो M1 मेज़रमेंट होता है हमारा M1, उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं। हमने इंक्लूड किया था C प्लस DD प्लस OD, हमने ये चीज़ इंक्लूड की थी। मैं ये दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें M2, M3, M4 में इसकी क्या पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसकी नीड है आपको, तभी मैंने ये लिख दिया दोबारा। M1 के अंदर आपने क्या इंक्लूड किया था, सबसे पहले लिया था मैंने C स्टैंड फॉर करेंसी। आपके इंडिया के अंदर जितनी भी करेंसी हैं, जो पेपर नोट है, कॉइन्स हैं, सबको हमने C में इंक्लूड किया। फिर हमने पढ़ा DD, डिमांड डिपॉजिट्स, जो बैंकों में हम पैसा जमा कर रहे हैं, चेक के द्वारा निकलवा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, जो भी है वो सारा डिमांड डिपॉजिट होता है। और अदर डिपॉजिट्स क्या होता है हमारा, जो RBI के द्वारा क्या किया जाता है, विड्रॉ वगैरह किसी दूसरे बैंक से, सेंट्रल बैंक से, दूसरे देश के सेंट्रल बैंक से, फॉरेन बैंक से, ठीक है, तो उनसे डीलिंग अगर करते हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, ठीक है, IMF है, इंटरनेशनल फॉर्म आपका मॉनेटरी सिस्टम है IMF, तो उनसे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए जो मनी यूज़ कर रहे हैं उसको हम मेजरमेंट 1 में काउंट करते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर M1। आइए हम अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट वो है हमारा नंबर 2, यानी कि M2 मेजरमेंट। हाँ जी, मेजरमेंट नंबर 2 में हम क्या लेते हैं। M2 मेजरमेंट में आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको M1 तो सारा इंक्लूड करना ही है, यानी कि आपको पहले क्या लेना है, M1 लेना है। M1 में आपको 3 चीज़ें होंगी, C प्लस DD प्लस OD, तो मतलब M2 मेजरमेंट में आपको M1 तो लेना ही है। देखो ये चीज़ नहीं है कि आप चारों एक साथ लेंगे, M1, M2, M3, M4, आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक पार्ट यूज़ कर सकते हो। देखो मेजरमेंट मनी की सप्लाई, कोई देश पता नहीं M1 को इंक्लूड करे, कोई M2 ले सकता है, कोई M3 ले सकता है, कोई M4 ले सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई 2 भी ले सकता है। तो वो इस तरह से मनी को मेजरमेंट किसी भी M1 से, M2 से, M3 से, M4 से वो निकाल सकता है, मेजर कर सकता है। तो M1 में आपको क्या इंक्लूड करना है मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही M2 में आपको M1 की जो सारी पार्ट्स हैं वो तो लेने ही हैं। जैसे हमारा, आपको मैं ये देता हूँ कि M1 तो हमने लेना ही है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, ये तो चीज़ें आपको लेनी ही है, M1 तो लेना ही है, प्लस इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा लेनी है आपको, ताकि वो क्या कंसेप्ट बन जाए हमारा, M2 का कंसेप्ट बन जाए, और वो है हमारा डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। हाँ जी, आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, एक चीज़ आपको M1 तो सारा लेना ही है, प्लस आपने करना है डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। यानी कि आपको सबको ये चीज़ तो मालूम होगी कि हमारे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी क्या खोले जाते हैं, अकाउंट खोले जाते हैं, और वहाँ पे एक अकाउंट होता है, क्या है, बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट। तो आप क्या कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी अपना खाता खुलवा सकते हैं, और खुलवाते भी हैं। इवन हमारे इंडिया में ये स्कीम है कि आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो। तो वो पैसा आपको M1 में और जोड़ देना है। तो आपका M1 में कंसेप्ट जो आपको लेना है वो तो लेना ही है, प्लस जो हमारा पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा आपने डिपॉजिट किया हुआ है या विड्रॉल वहाँ से हो रहा है, तो वो सारा का सारा पैसा भी आपने M2 मेजरमेंट में क्या करना है, आपको वो इंक्लूड कर लेना है। तो इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा हमारा M2, जिसमें M1 लिया, प्लस हमने क्या ले लिया, पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे जमा हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारा बनेगा M2 मेजरमेंट ऑफ सप्लाई। कौन सी सप्लाई, मनी की सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा नंबर 3, M3। एक है हमारा नेक्स्ट M3 कंसेप्ट। अब M3 में भी आपको क्या करना है, कुछ आइटम्स लेनी होगी, जिससे हम क्या करेंगे, मनी की सप्लाई को क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं। तो M3 के अंदर अब क्या लेने वाले हैं, इसमें भी हम सबसे पहले तो क्या लेने वाले हैं, M1 ही लेने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि M1 की कितनी इंपॉर्टेंस है। उसमें जो अमाउंट ऐड किया है मैंने उसको तभी डीपली उसको क्या किया था, एक्सप्लेन भी किया था। वही चीज़ C प्लस DD डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स है ना। DD मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स, OD मतलब अदर
अदर डिपॉजिट, सी मतलब करेंसी। तो ये चीज़ें आपको इसमें क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। तो ये लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। अब वो ऐड करने वाली क्या चीज़ है हमारी, देखिए आप सभी, इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना है। पहले हमने पोस्ट ऑफिस की अगर ले लेता तो क्या बन जाता, M2, यानी कि अब आपको कुछ और इंक्लूड करना पड़ेगा, तब हमारा क्या बनेगा, M3 कंसेप्ट बनेगा। और वो क्या है हमारा, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। हाँ जी, तो अगर आपका नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक है, आपको वो इसमें इंक्लूड कर लेना है, जिसमें आपकी कौन कौन सी टर्म्स आती हैं आपकी। अब ये जो नेट टाइम डिपॉजिट जो मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं हमारी FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, या इसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, ठीक है। एक बात सोचिए आप, बैंकों में ये तो नहीं होता कि भाई आपने आज पैसा डलवाया, कल निकाल लिया, परसों निकाल लिया, 2-3 दिन बाद फिर निकाल लिया, आज डलवा दिया, निकलवा लिया। तो कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो हम क्या करते हैं, सालों साल, कई समय तक, कई सालों तक आपका पैसा बैंकों में पड़ा रहता है। तो क्या होता है, उसका मैच्योरिटी होने पर ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे फिक्स डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आपने पैसा बैंक में जमा करवा दिया है, फिर हम उसे निकलवा रहे हैं बाद में, तो वो जो पैसा हमारा बैंकों में जमा है उसे बोलते हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। क्योंकि अभी तक हम सेविंग का पैसा ले रहे थे, FD का पैसा अब तक इंक्लूड नहीं किया था। तो हमारा जो मनी मेजरमेंट नंबर क्या है आपका, 3 है, 2 है, 1 है, आपको क्लियर हो गया होगा। सब में अलग अलग चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो M3 कंसेप्ट में क्या आ गया हमारा, M1 आ गया, जिसमें अपने कैश, करेंसी हमारी जितनी भी सारी वो ले ली, प्लस हमारा डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स हमने लिए, नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स, यानी कि जो बैंकों के अंदर FD वगैरह जो है हमारी, टर्म्स डिपॉजिट्स वगैरह जो है हमारे, जो बैंकों में जमा है, पीपल्स का पैसा, कमर्शियल बैंक में जो पैसा जमा है, वो सारी टर्म्स का पैसा आपने क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है। तब जाके आपको जो कंसेप्ट मिलेगा वो होगा हमारा M3 मेजरमेंट नंबर 3 का कंसेप्ट हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और लास्ट हमारा फाइनली जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो क्या है हमारा, M4 है। हाँ जी, मनी मेजरमेंट नंबर 4 यानी कि M4। अब M4 में आपने क्या इंक्लूड करना है, अब आपको इतना तो क्लियर हो ही गया कि M1 की कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पर M1 तो आएगा ही आएगा, बट अब आगे और क्या इंक्लूड होगा। M1 में आप समझ में आएगा क्या है, C प्लस DD प्लस OD, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, सारा ही इंक्लूड करना है। M4 क्या ले रहे हैं, सारा का सारा, इट मीन्स M1 भी, M2 में नया क्या आया था, हाँ जी, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। मैं ये मिटा देता हूँ, टर्म डिपॉजिट एक काम करते हैं, इसे ये समझ तो आएगी आपको ये चीज़, ठीक है। M1 ले लिया आपने सारा का सारा, उसके बाद आपने लिया डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो आपका पहले आएगा M1 प्लस फिर आएगा सेविंग्स, जो आपने कहाँ के डिपॉजिट्स वगैरह किए हुए हैं आपके सेविंग अकाउंट में, वो भी कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में, प्लस जो हमारा ये टाइम डिपॉजिट था ये भी ले लीजिए इसमें, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, जो बैंकों के पास हमारा नेट टाइम डिपॉजिट है। तो मतलब M4 में सारी चीज़ें आ जाती हैं, C प्लस OD प्लस DD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक और डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। यानी कि M4 कंसेप्ट सबसे बड़ा है, सबसे लार्ज हो गया, इसमें आपके सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो होप आपको ये चारों ही कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, M1, M2, M3, M4, और आपके हर चीज़ जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इसको याद रख सकते हैं, इसको नोट कर लें, इसको एक डायग्राम में भी आप इसको बना सकते हैं। अब डायग्राम बनाने में क्या होगा, आप सबसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा अभी, आप पहले इसको देख लें, नोट कर लें अच्छे से कि M1 में कैश करेंसी जो भी हमारे इंडिया में है, प्लस DD यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, प्लस OD जो अदर डिपॉजिट्स है विद द RBI, ठीक है, वो चीज़ें आपको लेनी है। M2 में M1 का सारा कंसेप्ट, प्लस जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में जो हमारा पैसा डिपॉजिट्स किया गया है वो आपको इंक्लूड करना है। M3 में M1 तो लेना ही है सारा, उसके साथ आपको पोस्ट ऑफिस का नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ बैंक्स वगैरह में जो टाइम डिपॉजिट पड़े हुए हैं जैसे FD वगैरह हैं वो आपको टर्म डिपॉजिट्स इंक्लूड करने हैं। और M4 में तो आपको चारों ही लेने हैं, M1 भी लेने हैं, ये भी और ये भी, मतलब सभी का कंसेप्ट सबका एक
कंप्लीट जो पार्ट हमारा वो बन जाता है M4 बन जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मनी मेजरमेंट करते हैं, मनी की सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। तो ये होप आपको सारे ये क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें इसको चार्ट के अंदर कैसे शो किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ये इन फ्यूचर में आपको दिक्कत इसकी ना आए, ठीक है ना। तो सप्लाई ऑफ मनी है मेन, तो आपका क्या है, मनी सप्लाई है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। इस तरह से आप एक लिख लीजिए, ठीक है। ये तो आपका हो गया मेन, ठीक है। इसके जो पार्ट हैं वो कितने आपके बताए गए हैं, टोटल 4 पार्ट बताए गए हैं, ठीक है। एक है M1, M2, M3, M4। तो आप इसके अंदर ले जाएं M1, M2, M3 और हो गया हमारा M4, इस तरह से, ठीक है ना। M1 में आपने क्या इंक्लूड किया, आपको पता चल गया C प्लस DD प्लस OD, ठीक है ना। M2 में क्या किया आपने इंक्लूड, M1 प्लस अभी आपको बताया था मैंने किसके अंदर, पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग्स डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, इस तरह से लिख दीजिए आप। M3 में क्या आएगा, M1 प्लस हमारा था टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, और M4, M1 प्लस ये दोनों चीज़ें आपकी डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये हो गया आपका, प्लस ये D है डिपॉजिट्स, प्लस आपका टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। इस प्रकार आप इस तरह से एक चार्ट बना के भी आप अपने इसको समझा सकते हैं कि इसमें M1 लेना है, इसमें क्या इंक्लूड करना है, इसमें कैसे और इसमें कैसे, ठीक है। तो इस प्रकार आप चार्ट बनाएं और 1 बाय 1 मैंने एक्सप्लेन करके मनी मेजरमेंट का एक क्वेश्चन आप कंप्लीट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नैरो एंड ब्रॉड। हाँ जी, मनी में क्या हो सकते हैं हम, एक होता है नैरो मनी, ठीक है, एक है हमारी ब्रॉड। है ये सप्लाई, ठीक है। मनी और सप्लाई में 2 हैं, एक होता है नैरो मनी सप्लाई और एक होती है ब्रॉड मनी सप्लाई। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसमें बता सकते हो कि जो दोनों में क्या डिफरेंस है, मेजरमेंट क्या की जाते हैं, ठीक है ना। M1 और M2 यूज़ की जाते हैं एज ए नैरो मनी, M1 और M2 ये जो मेजरमेंट 2 यूज़ किए जाते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, नैरो मनी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और M3 और M4 जो यूज़ होते हैं आपके वो किसके लिए यूज़ होते हैं, ब्रॉड मनी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा आपका जो डिफरेंस है वो यही है कि जो नैरो मनी है उसमें M1 और M2 वो मेजरमेंट के जो पार्ट्स हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, और ब्रॉड मनी में आप इसको करते हो M3 और M4 में। अब आप M1 M2 M3 4 क्या है ये आपको हमने बहुत अच्छे से बता रखे हैं, क्लियर कर रखे हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो था सप्लाई ऑफ मनी में, कि उसको कैसे किस पार्ट में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको जो एग्जाम में आपके क्या कर सकते हैं, ये हेल्प देंगे आपको। कई बार 1 आधा नंबर के क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स में, तो ये पूछ लेता है वो, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हु सप्लाइज मनी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारा, बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपने अभी तक तो इसके बारे में जान लिया है, मनी के बारे में, कि मनी क्या है, करेंसी क्या है, और हमारे को ये भी मालूम है कि जो मॉडर्न टाइम्स में सप्लाई का जो रिसोर्स है आपका वो कौन है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है हमारी गवर्नमेंट। हाँ जी, गवर्नमेंट और हमारा सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करेंसी मिलती है, प्लस और क्या मिलते हैं आपके कमर्शियल बैंक। बस यही वैसे तो है हमारे मेन तो, और एंड में देता हूँ हमारे कमर्शियल, ठीक है ना। ये सारे क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करवाते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, सेंट्रल बैंक और हमारे सारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, इन सब को। और मेन बात आती है इन सब पर कंट्रोल हमारे सेंट्रल बैंक का ही रहता है, जो कौन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा
RBI, बहुत बार आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो हमारे नोट छापता है, नोट प्रिंट करता है, मेन हमारा RBI। और RBI का जो गवर्नर होता है उसके उस पर हस्ताक्षर भी होते हैं, सिग्नेचर भी होते हैं, उस पर लिखा होता है और गवर्नर के सिग्नेचर के साथ, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। अब हमारा जो RBI बैंक है वो मनी की सप्लाई करता है और उसके लिए वो सिस्टम जो यूज़ करता है और वो आपको बताया भी गया था, वो क्या करता है, मिनिमम रिजर्व, हाँ जी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम यहाँ होता है। और वो कितने का टोटल हमारा 200 करोड़ का है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, 115 करोड़ का क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड, ठीक है। हमारी करेंसी आती है वो जो लेंगे 85 करोड़ की करेंसी होगी, और वो भी कौन सी वाली, फॉरेन, ठीक है। फॉरेन की करेंसी जो होगी आपकी, वो आपको एक रिजर्व के रूप में रखनी पड़ती है। टोटल अमाउंट जो होगा उसका कितना होता है, 85 करोड़ का होता है। तब ये सारी चीज़ें आपकी सबमिट होने के बाद आपको नोट परमिशन मिलती है और तब मनी की सप्लाई की जाती है। और मनी की सप्लाई क्या, एक स्टॉक कंसेप्ट मैंने बताया था, एक अमाउंट होता है फिक्स, उतना आपको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उतना आपको मिलेगा। और ये चीज़ें हैं, और ध्यान रखना, जब आप ये गोल्ड या फॉरेन करेंसी देकर आप नोट प्रिंट कर लेते हैं, बट वो वापस नोट्स को आप गोल्ड में फॉरेन करेंसी वापस नहीं ले सकते, उसको दोबारा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेन टारगेट हमारा सारा किस पर रहेगा, हमारे RBI पर रहेगा। यही है हमारा मेन पार्ट कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो मनी की एक्चुअल सप्लाई करता है। जो कॉइन्स वगैरह हैं और 1 रुपये का नोट है वो हमारा भारत सरकार छापती है, सेंट्रल बैंक उन नोट बनाता है हमारे बड़े जो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं, और इन सबको आगे बैंकों में सप्लाई करते हैं। फिर बैंक हमें क्या करता है, आगे आम जनता तक, पीपल्स तक पहुंचाता है। तो ये तीनों ही क्या है, इसका मेन रोल रहेंगे, जो क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। और वो चीज़ आपको मालूम ही है कि कैसे रिजर्व्स आपको चाहिए होंगे, तब आप नोट जो हैं छाप करके आप आम जनता तक वो कैसे पहुँचाए जाते हैं। इनका पूरा जो रोल है वो उसमें ये तीनों पार्ट हैं जो जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार, भारत सरकार, हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI, प्लस हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी बैंक हमारे इंडिया में हैं, सारे के सारे, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, कुछ प्राइवेट्स भी हैं, सारे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। बट वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, उसके बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हु सप्लाई मनी। और आज का हमारा जो लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा, देख लेते हैं क्या है। ये क्लियर हो गया, हु सप्लाई मनी हमारा रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, हमारी गवर्नमेंट की हैं जो बैंक, और हमारा जो कमर्शियल बैंक। और आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। आइडियल सप्लाई ऑफ मनी, हाँ जी। आइडियल सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मनी को इंडिया में कितनी सप्लाई की जाती है, मतलब कितना पैसा प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि हमारे किस चीज़ को देखा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एक्सपेंडिचर्स, है ना। हमारे जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं इंडिया में, उन खर्चों को ध्यान में रखा जाता है। प्लस हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हमारा आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो गुड्स हों, सर्विसेज हों, उन सब का प्रोडक्शन वगैरह है, ये चीज़ें देखी जाती हैं, कंसीडर की जाती हैं आपकी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, ये फिक्स करती हैं, तय करती हैं कि हमें कितनी मनी क्या करनी चाहिए, सप्लाई करनी चाहिए। अब सरकार क्या करती है, इतनी सप्लाई करती है कि भाई हमारे जो भी डेली रूटीन की जो हमारी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटी है, उनको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, उतना ही पैसा प्रोवाइड करती है। मान लो कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में लोगों के पास पैसा नहीं है, कमाई नहीं हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तब क्या करती है सरकार, चाहे लोन लेना पड़े, करेंसी कहीं ना कहीं से प्रिंट करेगी, आप तक पहुंचाएगी, ताकि हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन को क्या किया जा सके, स्टेबल किया जा सके। एक बात सोचते होंगे सभी लोग कि मनी की सप्लाई को वो बढ़ा क्यों नहीं देते। मान लो जो पैसा, अगर इतना पार्ट है हमारा, ठीक है, इतना पैसा हमारे पास है, अब ये खाली जो पार्ट पड़ा है इसमें पैसा क्यों नहीं डालती है सरकार, पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर रही है। पर ध्यान रखना, अगर सबके पास पैसा फुल क्वान्टिटी अगर सप्लाई की हो जाएगी, तब क्या होगा, इन्फ्लेशन।
याद रखना एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी और वो है महंगाई। एकदम से कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अरे हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, जो चाह काम वो कर रहा है, उसको पूरी सैलरी मिल रही है, अच्छा दाम मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करेगा वो खुलेआम खर्च भी करेगा। खुलेआम खर्च करेगा तो जब लोगों को ये लगेगा कि लोगों के पास पैसा खर्चने के लिए है तो अपनी चीज़ों के क्या बढ़ा देंगे, दाम बढ़ा देंगे। इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाती है। इसीलिए सरकार क्या करती है, एक आइडल सप्लाई करती है कि हर लोगों को तक केवल उतना पैसा पहुंचे जिसके लिए वो क्या है, पूरा मतलब उसके लिए वो काम कर रहे हैं। आप जितना काम करते हैं आपको उतना पैसा मिले और आउटपुट प्रोडक्शन के जो रेट्स हैं वो क्या रहें, स्टेबल रहें, उनमें ज़्यादा एकदम से महंगाई ना आए। तो इस प्रकार क्या करती है सरकार, हमारी फाइनेंशियल आपकी मॉनेटरी सिस्टम को पूरा कंट्रोल करके रखती है और उतनी ही मनी सप्लाई करती है एक्सपेंडिचर्स वगैरह, एम्प्लॉयमेंट्स और आउटपुट को देखते हुए कि जितनी हमारे इंडिया को नीड होती है। तो इस प्रकार हमारा ये आज मनी वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आपने मनी वाले चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ा क्या, सबसे पहले पढ़ा हमने ड्रॉबैक सिस्टम। किसकी हमने पढ़ी, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी क्या थी हमारी थी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था, जब वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। बहुत प्रॉब्लम आई, ढूंढना पड़ता था, डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम आती, सर्च कॉस्ट आती, टाइम में आप रुक नहीं सकते थे, डेफर्ड पेमेंट करने में आपको दिक्कत आती, स्टोर करने में, ट्रांसफ़र करने में, कितनी ही प्रॉब्लम्स हमें आती थी। तब जाके हमें क्या मिला, एक नया कंसेप्ट मिला, वो है मनी। और मनी जब कंसेप्ट हमें मिला तब हमने क्या जाना कि मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती है उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मनी का यूज़ कर सकते हैं। तो मनी क्या बनी, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनी। ट्रांसफ़र करने में हमें आसानी हुई और भी कई तरह के फंक्शन हमने इसके जाने, फिर हमने इसकी आइडल सप्लाई, इसका मेजरमेंट करने का तरीका जाना। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि मनी क्या है और इसका जन्म, इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। तो इससे रिलेटेड आप सारे डाउट्स वगैरह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसे कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखें। अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसे एक बार रिवर्स करके जरूर देख लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।